नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम असामान्य मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह है मानसिक संघर्ष, या इसी को हम अंतर्द्वंद कहते हैं। अंतर्द्वंद या मानसिक संघर्ष को इंग्लिश में हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। इस असामान्य मनोविज्ञान की बैक टू बैक क्लासेस आप लोगों के लिए हम करवा रहे हैं। जैसे जो बीए में पढ़ने वाले हैं बच्चे और एमए पढ़ने वाले बच्चे, दोनों के लिए सीरीज मददगार साबित होगा। और इसका नोट्स भी जो है हैंड नोट्स है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप उसे चेक करके अपने नोट्स को बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद क्या होता है। देखिए, पहले शब्द पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम शब्द पे मानसिक संघर्ष दो शब्द है, अंतर्द्वंद दो शब्द है। मानसिक मतलब क्या होता है? मानसिक मतलब होता है माइंड से। मानसिक का मतलब है माइंड से। ठीक है, यानी कि आपके मस्तिष्क से इसका संबंध होता है। और संघर्ष क्या कहते हैं? आपने कहते लोगों को सुना हो गया कि इनके जीवन में बहुत संघर्ष था, संघर्षों से जूझ कर ये व्यक्ति क्या है, महान यहाँ तक आज पहुँचा है। तो क्या संघर्ष होता है? संघर्ष मतलब होता है कि बहुत ही उतार चढ़ाव था। ठीक है, यहाँ पे संघर्ष का तात्पर्य क्या होगा? एक तरह का टकराव। ठीक है, एक तरह का उतार चढ़ाव। तो उसी प्रकार मानसिक संघर्ष का मतलब हुआ कि आपके दिमाग में जो विचारों का उतार चढ़ाव होता है, उससे क्या है, मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। अंतर्द्वंद क्या है? अंतर मतलब अंदर, द्वंद मतलब युद्ध, टकराव। जब आपके अंदर दो परस्पर विरोधी विचारों का टकराव होता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? आपके मस्तिष्क में अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, और साथ ही साथ इसके प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं, और मानसिक संघर्षों का समाधान कैसे होता है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले अर्थ जानते हैं। देखिए, मानसिक संघर्ष से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होती है, ठीक है, जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी इच्छाएं अपनी संतुष्टि एक साथ चाहती है। ऐसी स्थिति में दोनों प्रवृत्तियां, इच्छाएं एक दूसरे की संतुष्टि में बाधा डालती हैं, और जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और तब मानसिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद कहते हैं। कहने के यह तात्पर्य एकदम सिंपल तरीके आप समझे कि मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद से तात्पर्य ऐसी स्थिति से होता है जब दो परस्पर विरोधी इच्छाएं एक ही साथ अपनी संतुष्टि चाहती हैं, लेकिन यह संभव नहीं होता है कि उनकी संतुष्टि एक ही साथ हो पाए। दोनों एक दूसरे को पूर्ण होने में क्या है, बाधा डालती हैं, जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और उसी से क्या है, मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद की उत्पत्ति होती है। जैसे आपको एक ही समय में दो कार्य करना हो, ठीक है, और दोनों कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो क्या होगा? आपके अंदर मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति होगी, अंतर्द्वंद की उत्पत्ति। जैसे कि विद्यार्थी का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। जैसे कि आपको या कोई विद्यार्थी है, उसको एक ही समय में अपने क्लास में जाना है पढ़ने, और साथ ही साथ अपने मित्र को स्टेशन पे छोड़ने जाना है। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसको क्या है, पर अपना महत्वपूर्ण एग्जाम देने जाना है विद्यालय, और उसी दिन क्या है, उसको क्या है, उसी समय जाना है अपने मित्र को स्टेशन पे विदा करने। तो ये दो परस्पर विरोधी इच्छाएं उसके दिमाग में टकराएंगी, और एक दोनों की संतुष्टि में बाधा डालेंगी, जिससे कि उसके अंदर क्या है, मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद की उत्पत्ति होगी। अगर व्यक्ति क्या है, उन दोनों में से क्या है, ये निर्णय कर लेता है कि हमारे लिए कौन सा जरूरी है, किसको हमको करना है, तो क्या है, व्यक्ति का मानसिक संघर्ष का समाधान हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या हो जाता है, वो उसके अंदर असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति हो जाती है। अब आइए कुछ हम परिभाषा देख लेते हैं, जिससे आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि अंतर्द्वंद क्या है। स्ट्रेंज कहते हैं कि जब परस्पर मेल न खाने वाली, ठीक है,
मतलब एक दूसरे से मेल न खाने योग्य प्रवृत्तियां यानी कि इच्छाएं एक साथ अभिव्यक्ति चाहती हैं, एक साथ अपनी संतुष्टि चाहती हैं, तो इससे हम मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति, तो इससे क्या है, मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति होती है। डेविसन नील कहते हैं संघर्ष का अर्थ विरोधी शक्तियों के द्वंद्व में पड़ जाने की स्थिति है। संघर्ष का अर्थ यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, डेविसन एवं नील की विरोधी शक्तियों का, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियों का क्या है, एक दूसरे का टकराव होना ही वो क्या कहलाता है, मानसिक संघर्ष या संघर्ष कहलाता है। तो यहाँ पे आपने इसका अर्थ परिभाषा देखा। अब हम बात करते हैं मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद के प्रकार क्या होते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक संघर्ष के निम्नलिखित 4 प्रमुख प्रकार बतलाए हैं। जो पहला जिसमें है उपागम संघर्ष, जिसको अप्रोच कन्फ्लिक्ट कहते हैं। दूसरा परिहार संघर्ष, जिसको एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तीसरा उपागम परिहार संघर्ष, जिसको अप्रोच एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहते हैं। चौथा द्वि उपागम परिहार संघर्ष, जिसको डबल अप्रोच एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहते हैं। द्विउपागम को बहुउपागम परिहार संघर्ष भी कहा जाता है। अब आइए चारों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये चारों होते क्या हैं। देखिए उपागम संघर्ष क्या है, मानसिक संघर्षों का एक पहला प्रकार है। इससे क्या तात्पर्य होता है, जब देखिए यहाँ पे हमने आपको समझने के लिए प्लस किया है, यानी कि जब दो धनात्मक इच्छाएं, जब किसी व्यक्ति के अंदर जब दो धनात्मक इच्छाएं एक ही साथ आ जाती हैं और दोनों उसके लिए महत्वपूर्ण रहता है और आकर्षक भी रहता है, तो क्या है, इससे व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब दो धनात्मक इच्छाएं एक ही साथ अपनी संतुष्टि चाहती हैं, तो पहली इच्छाएं दूसरी इच्छाएं की संतुष्टि में बाधा डालती है, जिससे क्या है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसके अंदर क्या है, मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति हो जाती है। अब क्या, अगर व्यक्ति उसका समाधान कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं समाधान कर लेता है तो उसके अंदर क्या है, असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे दो धनात्मक इच्छाएं क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्या है, एक ही समय में उसको क्या है, एक ही समय में अपने मित्र के यहाँ जाना है जो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और साथ ही साथ जो है अपने परिवार में, उसके परिवार में भी किसी का शादी है, उसको भी अटेंड करना है। तो ये दोनों धनात्मक इच्छाएं हैं जिसकी पूर्ति वो करना चाहता है, लेकिन संभव ऐसा नहीं है, जिसके कारण उसे एक अपनी इच्छा को छोड़कर दूसरी इच्छाओं की जो है संतुष्टि करना पड़ता है। अगर वो ऐसा करता है तो मानसिक संघर्ष का समाधान हो जाता है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है। ये हुआ उपागम संघर्ष। अब परिहार संघर्ष क्या है, इसके ठीक विपरीत है। देखिए परिहार संघर्ष मतलब होता है यह मानसिक संघर्ष का दूसरा प्रकार है, और इससे तात्पर्य उस मानसिक संघर्ष से होता है जब व्यक्ति के अंदर दो परस्पर ऋणात्मक इच्छाएं, उसमें धनात्मक इसमें नकारात्मक इच्छाएं जो परस्पर एक ही समय उसके साथ आ जाती हैं और दोनों की आवश्यकताओं की संतुष्टि उसको करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो इससे उसके मन में क्या है, मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति या अंतर्द्वंद की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, उसे क्या है, कोई विद्यार्थी है, उसे रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र में से किसी एक का चुनाव करना है, तो दोनों क्या है, उसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों उसके लिए क्या हो जाएगा, वो दोनों उसके लिए नीरस विषय है, वो दोनों के विषय में उसका रुचि नहीं है, वो पसंद नहीं करता है। तो उसके कहने के तात्पर्य है कि ये दोनों नकारात्मक इच्छाएं हैं, उसको न चाहते हुए एक जो इच्छाओं को ग्रहण करना होता है, यानी कि भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र में से उसे एक विषय को लेना होता है। ये हुआ उपागम परिहार संघर्ष, यहाँ पे मैंने चिन्ह बता दिया है। ठीक है, अगला है उपागम परिहार संघर्ष। ठीक है, इसमें व्यक्ति के सामने जो है एक ही लक्ष्य होता है, लेकिन उसके दो पहलू होते हैं, धनात्मक पहलू होता है और ऋणात्मक पहलू होता है। और जब वो दो पहलू होते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर क्या है, द्वंद्व की उत्पत्ति या मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति वो आ जाती है। जैसे प्लस वाले में क्या होगा,
प्लस वाले ये होगा कि अगर कोई महिला है ऐसी कि जो है कि वो क्या है, वो उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के से हो रही है, ठीक है, ये धनात्मक हो गया। लेकिन वो क्या है, बेरोजगार है, ठीक, मनपसंद लड़के से हो रही है, ये धनात्मक पक्ष हो गया, लेकिन वो क्या है, बेरोजगार है, नकारात्मक पक्ष है। तो वो दोनों भावना क्या है, एक साथ टकराती है। वो लड़के से शादी भी करना चाहती है, ये धनात्मक पक्ष है, और घर वाले इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो बेरोजगार है, ये नकारात्मक पक्ष है। तो ये दोनों द्वंद्व उसके अंदर चलेगा। अब इस दोनों द्वंद्व की समाप्ति तभी होगी जब दोनों में से वो एक पक्ष को चुनेगी। अगर नहीं चुनेगी तो वही उसके मन में होते होते धीरे धीरे क्या है, उसके अंदर मानसिक विकृति का रोग पकड़ लेगा। अगले बात करते हैं हम द्विउपागम, डबल द्विउपागम परिहार संघर्ष, या इसको बहुउपागम परिहार संघर्ष कहा जाता है। यह मानसिक संघर्ष का चौथा प्रकार है, और इसमें क्या है, दो या दो से अधिक मतलब इसमें दो धनात्मक लक्ष्य या दो ऋणात्मक लक्ष्य ये तो होते ही हैं। और कभी कभी यह देखा जाता है कि व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके सामने कई धनात्मक लक्ष्य और कई ऋणात्मक लक्ष्य जो है एक ही साथ उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, ठीक है। इसी कारण क्या है, इसे बहुउपागम परिहार संघर्ष कहा जाता है। कभी कभी जीवन में व्यक्ति सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसे एक ही समय में जो कई धनात्मक इच्छाएं और कई ऋणात्मक इच्छाएं उसके दिमाग में आने लगती हैं। अब वो जो है उसमें क्या है, अगर उसमें वो उलझ जाता है तो उसके अंदर क्या है, मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति हो जाती है, अंतर्द्वंद की उत्पत्ति हो जाती है। अगर उसका वो समाधान नहीं करता है तो धीरे धीरे वो मानसिक विकृति से ग्रस्त हो जाता है। जैसे एक महिला है, ठीक है, वो नौकरी करती है, ठीक, एक महिला है नौकरी करती है, वो क्या है, अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहती है, परंतु लड़का बेरोजगार है, और वो शादी करने के बाद उसको अपना शहर छोड़कर उस लड़के के साथ उसके शहर में जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक इच्छाएं क्या है, वो महिला क्या है, नौकरी पेशा है, ठीक, ये धनात्मक इच्छा उसके लिए, वो मनपसंद लड़का से शादी करना चाहती है, ये धनात्मक लक्ष्य दो हो गए। अब तीसरा ऋणात्मक लक्ष्य क्या है, ऋणात्मक लक्ष्य यह है कि लड़का क्या है, बेरोजगार है। चौथा दूसरा ऋणात्मक लक्ष्य क्या है कि उसको अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये विचार जो है उसके माइंड में घूमते रहते हैं। अगर वो उसका जो है फैसला नहीं करता है या उसका समाधान नहीं करती है तो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है, और क्या है, वो उसके अंदर एंग्जाइटी उत्पन्न हो जाती है, और ये उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है, उसका व्यवहार असमान हो जाता है। फिर उसको क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का सहायता लेकर अपने मानसिक संघर्षों का समाधान करना पड़ता है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे दर्शाया, इसमें दो धनात्मक इच्छाएं और दो ऋणात्मक इच्छाएं कम से कम होती हैं। तो ये मानसिक संघर्षों के प्रकार के बारे में हमने आपको बात किया। आगे हम बात करते हैं कि मानसिक संघर्षों का समाधान या मानसिक मनोरचना है, मानसिक संघर्षों का समाधान हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये मानसिक संघर्षों का समाधान क्या है, व्यक्ति दो स्तर पर करता है। किसके स्तर पर, चेतन स्तर पर, कॉन्शियस लेवल पर, और अचेतन स्तर पर यानी कि अनकॉन्शियस लेवल पर। चेतन स्तर पर कैसे करता है, व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, किसके संबंध में, संघर्ष के पक्ष विपक्ष में क्या है, वो व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, तब जाके क्या है, एक निश्चित वो निर्णय पर पहुंचता है, तब उसके जाके संघर्ष का समाधान होता है। और यह जो क्या है, चेतन स्तर पर जो व्यक्ति समस्या का समाधान करता है, यह एक आसान प्रक्रिया है। चेतन स्तर पर व्यक्ति ऐसे करता है। अचेतन स्तर व्यक्ति क्या करता है, अपने संघर्ष की मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद का समाधान करने के लिए वो ईगो द्वारा रक्षात्मक उपायों को अपनाता है, जिससे संघर्ष का समाधान अपने आप हो जाता है, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं हम, अहम सुरक्षा युक्तियाँ या रक्षा युक्तियाँ या मानसिक मनोरचनाएं कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये मेंटल मैकेनिज्म क्या है, यानी मानसिक मनोरचना क्या है। तो इसके लिए एक परिभाषा आपको हमने यहाँ पे दिया है, जिससे आप समझ जाए। बैरोन 2001 कहते हैं कि मनोरचनाएं ईगो द्वारा, ईगो मतलब अहम होता है, ईगो के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जब हमने पढ़ाया इसी असमान मनोविज्ञान में, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो आप देख लीजिएगा।
ईगो द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऐसी तकनीकी है, ईगो प्रयुक्त करता है, ठीक है, जिनके द्वारा वह कष्टकर यानी ऐसी चीज़ जो हमें कष्ट देती है, पीड़ा देती है, या अस्वीकार बातों, ऐसी बात जो है हमको नहीं अस्वीकार है, हमको हजम नहीं हो रहा है, उसको क्या है चेतना से बाहर रखता है और इस प्रकार के चिंता का न्यूनीकरण करता है। ठीक है, वो क्या करता है, इस प्रकार की चीज़ों को क्या करता है, चेतना से बाहर रखता है। किसके माध्यम से? अहम रक्षा युक्तियों के माध्यम से। ठीक है, और उसको कहाँ ढकल देता है? अचेतन ढकल देता है, जिससे क्या है उसकी चिंता का न्यूनीकरण यानी उसका चिंता कम हो जाता है। इसको हम कहेंगे मानसिक मनोरचनाएं या अहम रक्षा युक्तियाँ या जो है रक्षा युक्तियाँ, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक संघर्षों का समाधान करता है, उसे हम मानसिक मनोरचनाएं कहते हैं। अब मानसिक मनोरचनाएं कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है दमन। ऐसी इच्छाएं, ऐसे विचार जो अनैतिक होती है, जिनकी संतुष्टि हम नहीं कर पाते, उसे क्या है हम दबा कर क्या है उसे जो है रिप्रेस करके कहाँ भेज दिया जाता है? चेतन मन में। प्रतिगमन, रिग्रेशन। ठीक है, प्रतिगमन मतलब क्या है? ऐसी इच्छाएं, ऐसी विचार, ऐसी जो है चीज़ जो जिसकी प्रकृति कामुक अनैतिक होती है, वो क्या होता है उसे जो है हम क्या है अपने अचेतन स्तर पे उससे भेज देते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक, ये सब है। प्रतिक्रिया निर्माण मतलब क्या है? हम किसी ऐसी चीज़ जो हमें कष्टकर लगती है या हमें खुशी नहीं देती है, उसके प्रति जो हमारे रिएक्शन होता है, एक अलग प्रकार के रिएक्शन का हम निर्माण कर लेते हैं, जिससे हम अपने आप को चिंता से मुक्त करते हैं। युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन है। रूपांतरण मतलब क्या है? अपने हम मानसिक संघर्षों को क्या है, अपने मानसिक रोगों को हम अपने शारीरिक विकृति में बदल लेते हैं। उदात्तीकरण है, इसी प्रकार से प्रक्षेपण है, अंतक्षेपण है, विस्थापन है, क्षतिपूर्ति है। सपनों के माध्यम से भी क्या है अपनी कई इच्छाएं हम पूरी करते हैं। ठीक, और उसके बाद स्थानांतरण है, यानी कि अपने मन का रोग हम अपने तन के रोग में कर लें तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। कि किसी क्लास में हम जो है इसके बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे कि मानसिक मनोरचनाएं क्या होती है, कैसे व्यक्ति उसका प्रयोग करता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने जाना कि मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद क्या होते हैं और कैसे व्यक्ति उनका हम समाधान करता है मानसिक मनोरचनाओं को अपनाकर। इस टॉपिक का आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से अपने उससे डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।